हाँ जी, लास्ट पेज 78 पे क्वेश्चन 10 कंप्लीट किया था हमने। यस सर। फिर क्या क्या सीखा हमने अभी तक कि सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होता है, मतलब मैं कैश बुक हूँ और मुझे पासबुक बनना है। तो हमने सबसे पहली चीज कि ट्रांजैक्शन को पढ़ करके इतना पहचान हमें आनी चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कहाँ हुई होगी, कैश बुक में कि पासबुक में। तो ये पहचान आई एम अज्यूमिंग कि आपको आ गई है। फॉर एग्जांपल बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो पक्की बात है पासबुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में नहीं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक में नहीं। तो ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको पहचान आ गई है कि ओरिजिनली फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, ये पहचान भी प्रेज्यूमिंग आपको आ गई है अच्छे से। जैसे चेक इशू करा तो हमने किसी को चेक से पेमेंट करी तो माइनस करा होगा, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया तो बैंक डेबिट करता है मतलब माइनस करता, कस्टमर ने डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर दिए पैसे तो प्लस हो गया वहां पर। तो प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, इसकी पहचान हमें पता लग गई। उसके बाद तीसरी चीज क्या सीखी सर हमने कि हम कैश बुक हैं और हमें पासबुक बनना है। तो जैसा पासबुक में हो रखा है मुझे बिल्कुल वही करना। पासबुक में प्लस हो गया तो मुझे भी प्लस करना, पासबुक में माइनस हो गया तो मुझे भी माइनस करना, और मुझे कैश बुक का खुद का उल्टा करना। मतलब मैं कैश बुक और मुझे पासबुक बनना है तो जो मेरे अंदर हो चुका है उसको रिवर्स करना है। प्लस हो चुका है तो माइनस करना है, माइनस हो चुका है तो प्लस करना है। अभी तक ये चीज सीखी। अब ध्यान से देखिए क्या चेंज आ रहा है। सर 5000 में अगर मैं 100 रुपए प्लस करूंगा तो ये 5100 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं माइनस 5000 में 100 रुपए प्लस करूंगा तो ये 4900 बनेगा माइनस। ऐसा ही होगा। यस सर। सी माइनस प्लस कहां से आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जो क्वेश्चन सीखने वाले हैं उसमें क्या है, सारे कॉन्सेप्ट जो अब तक सीखा बिल्कुल वही है कि हमारी सर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैश बुक है, मतलब मैं कैश बुक हूँ और मुझे पासबुक बनना है। ट्रांजैक्शन वही दी जाएंगी जो अब तक दी गई थी, कोई न्यू ट्रांजैक्शन नहीं आने वाली। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हमारे कैश बुक का ना नेगेटिव बैलेंस है। ध्यान से देखो, ये सिचुएशन है। सपोज कैश बुक का माइनस का 5000, पासबुक का माइनस का 5000 इस साल की शुरुआत में था। अब ड्यूरिंग द जो ट्रांजैक्शंस हुई, जैसे चेक इशू करा हमने 500 रुपए का, तो इधर लिखा होगा, इधर तो नहीं लिखा होगा, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है ना। चेक इशू से माइनस ही करते हैं तो उसका बैलेंस कितना बन गया, 550 और इसका बैलेंस क्योंकि यहाँ पर तक चेक आए नहीं तो यहाँ का बैलेंस की। तो अब मैं कैश बुक में जो 5500 का बैलेंस है, अब कैश बुक का बैलेंस जो आ रहा है बैंक का ओवरड्राफ्ट वाला वो 5500 आ रहा है। अब मैं 5500 में क्या करूं कि 5000 तक पहुंच जाऊं, माइनस 500। देखो क्या होता है, ये तो ना माइनस का दिख रहा है मेरे को, इसलिए माइनस के हिसाब से अगर बताओगे तो सर प्लस 500 करो, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अल्टीमेटली 5000 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हम तो भाई बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते हैं 5000, ऐसा नहीं माइनस लिखते हैं बैंक को। अगर बैंक का हमारा नेगेटिव बैलेंस है तो उसे हम माइनस बैंक बैलेंस 5000 ऐसे नहीं लिखते, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 5000 ऐसा लिखते हैं, क्योंकि बैंक बॉडी खुद ही बता रहा है ना कि नेगेटिव बैलेंस है। आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक जो हमारे आंसर्स थे वो बिल्कुल इंटरचेंज हो जाएंगे। मेरे कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 5500 और मेरे पासबुक का बैलेंस आ रहा है 5, ओवरड्राफ्ट वाले हैं दोनों ओवरड्राफ्ट वाले हैं, तो मैं 500 रुपए माइनस करूंगा तो 5000 के इक्वल पहुंचूंगा। ओवरड्राफ्ट में माइनस कर रहा हूं, ओवरड्राफ्ट घटा रहा हूं। ये ना सोचें कि सर ये माइनस का है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये तो माइनस का 6000 बन जाएगा। भाई हम अकाउंट्स में नेगेटिव तो लिखते ही नहीं है, हम तो अपोजिट साइड हो जाती है, वो डेबिट की जगह क्रेडिट साइड हो जाती है।
बैंक बैलेंस अगर मेरा पॉजिटिव है तो लिखूंगा बैंक बैलेंस 5000। अगर मेरा ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो लिखूंगा ओवरड्राफ्ट 5000। अब सोचो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस 5500 लिखूं तो गलत नहीं बात हो जाएगी, है ना? ओवरड्राफ्ट तो पॉजिटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो पॉजिटिव है, बैंक बैलेंस नेगेटिव है, लेकिन बैंक ओडी तो पॉजिटिव है। फिर समझो, सर मेरे क्रेडिटर का बैलेंस 5000 है सपोज, इनसे मैंने गुड्स उधार लिए 5000 रुपए की, ये मेरी लाइबिलिटी है 5000, ठीक बात है? पॉजिटिव लाइबिलिटी है, नेगेटिव लाइबिलिटी तो नहीं है। ऐसी है पॉजिटिव लाइबिलिटी, नेगेटिव लाइबिलिटी नहीं है। जैसे क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी होती है 5000, बैंक लोन नाम की लाइबिलिटी होती है 2 लाख, ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की लाइबिलिटी है 5500। इसे नेगेटिव क्यों बोलूं? समझ आ रही बात? मतलब मैं इसको बैंक बैलेंस नेगेटिव ऐसे नहीं बोल रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट है मेरा 5500, जब मैंने चेक इश्यू किया होगा 500 रुपए का तो मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, समझो? फिर समझते हैं। ये सर मेरा बैंक बैलेंस है, इसमें 50,000 रुपए पड़ा हुआ, पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नहीं, और मैंने किसी को 500 रुपए का चेक काटा तो मेरा बैंक बैलेंस इतना बच जाएगा। एग्जाम्पल 2, सर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000, मतलब मेरा माइनस में बैलेंस चल रहा है 50,000, बैंक बैलेंस माइनस है, ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव 50,000, और अब मैंने किसी को चेक काटा 500 रुपए का, अभी कितना हो जाएगा? 50,000 का ओवरड्राफ्ट था, 500 रुपए का चेक काटा, अब मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। भाई ओवरड्राफ्ट लोन चल रहा है, ओवरड्राफ्ट माने लोन चल रहा है, 50,000 रुपए का लोन चल रहा है, मैंने किसी को 500 रुपए का चेक और काट दिया तो लोन बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा लोन। तो अभी तक सर हमने याद किया था कि चेक इश्यू से माइनस होता, अब क्योंकि ओवरड्राफ्ट है अब प्लस होगा। और एग्जांपल देखते हैं, कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं जानबूझ करके, कंफ्यूजन क्रिएट होगी तभी आप माइंड लगाओगे, एफर्ट लगाओगे, क्या सोचना है, इसमें क्या चीज अलग है। फिर समझते हैं सर, ये पहला एग्जांपल है मेरा कि मेरा बैंक बैलेंस है और ये मेरी ओडी ओवरड्राफ्ट। सर 50,000 रुपए का मेरा बैंक बैलेंस है, 1,000 रुपए का चेक कस्टमर से मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये बैलेंस कितना हो जाएगा? 51,000। सर ये हो जाएगा 51,000। जो भी अब तक हमने सीखा था कि चेक डिपॉजिट में कैश में प्लस हो जाता है, इसलिए बीआरएस में माइनस करता है, उल्टा करता है। अब सर मेरा ओवरड्राफ्ट है 50,000 रुपए का, किसी से चेक मिला 1,000 रुपए का, मैंने बैंक में डाल दिया, अभी कितना हो जाएगा? माइनस नहीं, ओडी 49,000, ओडी नेगेटिव नहीं होती ना, समझ आ रही है बात? मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से लोन ले रखा था मैंने 50,000 रुपए का, अपने अकाउंट में 1,000 रुपए जमा कर दिए तो मेरा लोन 49 का रह जाएगा। तो अभी जी देख पा रहे हो कि सर बिल्कुल रिवर्स साइन हो रहा है। अभी तक हमने याद किया था चेक डिपॉजिट में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, अब कम हो रहा है, ठीक बात है? ये तो भी समझने वाली बात, अब याद करने वाली बात। अगर क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का आ जाए तो 1 मिनट के लिए सोचो, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बिल्कुल जब पूरा सॉल्व कर सब कुछ लास्ट में पहुंच जाओ तब साइन चेंज कर देना। एग्जांपल समझो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 1,000 रुपए, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ। तो कब तक याद किया सर हमने? सर चेक डिपॉजिट करा तो कैश बुक प्लस कर लिया होगा, अब मैं कैश बुक वाला हूं, मुझे पासबुक बनना है तो जो मेरे अंदर हुआ है उसको रिवर्स करना है, तो मैं इसको माइनस करूंगा। चेक डिपॉजिट माइनस होता है बीआरएस के अंदर, लास्ट क्लास में सीख चुके हैं अच्छे से हम बात। अब आंसर प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स करो, ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है, उल्टा आंसर कर दो बस। लॉजिक समझ लेते हैं कि सर मेरा बैंक बैलेंस 50,000 रुपए का था, ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए का था, चेक कस्टमर से मिला, मैंने बैंक में डाल दिया, तो मैंने ओवरड्राफ्ट 49 का कर लिया, क्योंकि बैंक में तो वही आएगा 50,000, 49 में मैं 1,000 रुपए प्लस करूंगा तो 50,000 बन जाएगा।
तो ओवरड्राफ्ट का जो क्वेश्चन जब भी दिखे तो 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है। नॉर्मल क्वेश्चन सोचो और पूरा सॉल्व कर दो। एट द एंड जो आप आंसर देने वाले हो उसका साइन चेंज कर देना बस, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस में जिन जिन चीजों से बैलेंस बढ़ता है ओवरड्राफ्ट में उन चीजों से बैलेंस घटता है। देखते हैं जी क्वेश्चन कुछ। पेज नंबर 78 सबसे नीचे पहला क्वेश्चन। अनफेवरेबल बैलेंस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसा भी लिखा हो सकता है। दोनों बातें एक हैं, लैंग्वेज अलग है, दोनों का मीनिंग सेम है। अनफेवरेबल बैलेंस बोलो या क्रेडिट बैलेंस बोलो एक ही बात। पढ़ते हैं जी पहला पॉइंट। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ए ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? तो ऑप्शन बी में लिखा है पासबुक क्रेडिट बैलेंस तो पॉजिटिव बैलेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी कैश बुक का डेबिट बैलेंस ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी कैश बुक का फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। ए ऑप्शन आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट आ रहा है, इसका मतलब बी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, बिल्कुल सही आंसर है जी ये तो। और क्वेश्चन 1 में भी यही आंसर लिखा था हमने। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, सो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ए ऑप्शन भी सही है। अगर बी नहीं मिलता तो मैं ए पे टिक करके आता, क्योंकि ए ऑप्शन में स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि कैश कॉलम की बैंक कॉलम, तो कैश बुक कह रहा है। बी ऑप्शन में स्पेसिफाई कर रहा है कि बैंक कॉलम की बात कर रहा है, इसलिए बी ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो गया। सी में लिखा है कि लायबिलिटी घट गई, तो पूरा कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है ये, ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ तो ये बैलेंस की बात कर रहा है, ना लायबिलिटी इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें बी टिक करके आएंगे, अगर बी ऑप्शन ना होता तो ए टिक करके आते। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए सी हम। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश स्टार्टिंग पॉइंट 500 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अब तक हमने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। इसका मीनिंग ये था कि मैंने कस्टमर से चेक लिया, बैंक में जमा कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब तक चेक पास नहीं हुआ, इसलिए पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो रखा। ठीक, ये केस अलग है। इस केस में क्या हुआ है कि सर मैंने कस्टमर से चेक लिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चेक क्लियर भी हो गया, कैश बुक में लिखना भूल गया। फिर से पढ़ो लैंग्वेज क्या कह रही है। चेक 500 रुपीस का डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कैश बुक में लिखना भूल गए। तो पहले सर हम क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है, ये सोचते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन है। चेक डिपॉजिट करा हमने बैंक में, तो बैंक कहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होगी? कैश बुक में की पासबुक में प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस हुआ। तो सर मैं कैश बुक वाला हूँ, मुझे पासबुक जैसा बनना है, तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। फाइनल आंसर प्लस है, अब चेंज कर दो क्योंकि ओवरड्राफ्ट माइनस आंसर आ गया। माइनस 500 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। सर रिवर्स करके मत समझाओ, लॉजिक से समझाओ, समझते हैं लॉजिक से। मान लेते हैं हम दोनों, हमारे दोनों में कैश बुक और पासबुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा था 50,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट। तो जैसे ही बैंक में चेक जमा करा 1000 रुपए का, तो मेरा ये ओवरड्राफ्ट 49 का रह गया होगा, बट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट 50 गई है। अब 50 में क्या करूंगा? 49 बन जाऊं, माइनस का बनता होगा। इसमें 500 रुपए, सॉरी 500 रुपए, ठीक है। तो तो उल्टा करके सोच लो, ओवरड्राफ्ट का एग्जांपल लेके सोच लो, या फिर आप नॉर्मल क्वेश्चन सोचो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, कैश बुक वाला पॉजिटिव बैलेंस वाला क्वेश्चन है, फाइनल आंसर निकाल लो और सबसे लास्ट में साइन चेंज कर देना बस। एग्जैक्ट उल्टा आंसर आना है ओवरड्राफ्ट वाले का नॉर्मल कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी। कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है 1500 रुपए का, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट चेक्स, एक 100 रुपए का चेक, एक 50 रुपए का चेक, एक 125 रुपए का चेक had not been presented for payment and a check of 400 rupees had not been cleared। तो पासबुक का बैलेंस क्या शो हो रहा हो? देखते हैं जी। 100 प्लस 50
प्लस 125 275 टोटल कर लो उसको। दूसरे क्वेश्चन में दो चेक की बात है, एक 275 वाला और एक 400 वाला, ठीक। ये तीन चेक को मैंने कंबाइन कर दिया। इन दोनों में से चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये वाला चेक कौन सा है? 400 वाला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। 275 वाला चेक कौन सा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। सर कहां लिखा है इसमें चेक इशूड? इसमें लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब ये लैंग्वेज कब आती है कि जैसे मैंने किसी को चेक दे दिया, अब वो जाके बैंक में इसको प्रेजेंट करेगा तभी मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। उसने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं करा मेरे बैंक में उस चेक को, ठीक है। तो ये लैंग्वेज चेक इशूड के लिए इस्तेमाल की जाती है। चेक इशूड वर्ड क्लियरली लिखा नहीं है, आपको समझ जाना पड़ेगा। 275 के जो चेक हैं ये चेक इशूड वाले हैं। तो मेरा ओवरड्राफ्ट आ रहा है 1500 रुपए का कैश बुक में। ये दोनों चेक कहां रिकॉर्ड हुए होंगे? कैश बुक में कि पासबुक में? सर जब चेक इशू करते हैं तो तुरंत कैश बुक वाला लिख लेता है, बैंक में तो तब लिखा जाता है जब प्रेजेंट होता है। सर जिस दिन चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं कैश बुक वाला उसी दिन लिख लेता है, बैंक वाला तब लिखता है जब वो चेक क्लियर हो जाता है। तो ये दोनों चेक पक्की बात है कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, ठीक है। दूसरा हमने ये सीखा है कि अगर मैं कैश बुक वाला हूं और मुझे पासबुक बनना है तो मेरे अंदर जो हो चुका उसको रिवर्स करना है मेरे को। अगर प्लस हो चुका है तो माइनस करना, माइनस हो चुका है तो प्लस करना। चेक डिपॉजिट वाले के लिए सर क्या किया था हमने कि चेक डिपॉजिट वाला प्लस हो चुका होता है इसलिए उसको माइनस करना है, क्योंकि ओडी अब रिवर्स साइन चेंज। चेक इशूड वाला माइनस हो चुका होता है इसलिए प्लस करेंगे, लेकिन क्योंकि ओडी है इसलिए माइनस। बताओ जी क्या आंसर है? 1625 बी ऑप्शन ओवरड्राफ्ट 1625। एक बार लॉजिक से समझते हैं। सर हमारा ओडी चल रहा है बैंक के अंदर, मतलब हमने एक्स्ट्रा पैसे निकाल रखे हैं। जब चेक जमा करा होगा मैंने तो ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा कि बढ़ गया होगा? कम हो गया। मतलब मेरा बैंक में अगर लोन चल रहा है और मैं पैसे बैंक में जमा करूं तो लोन कम हो जाएगा मुझे, तो इस 400 रुपए की वजह से मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा। अब बढ़ा दूंगा तो मैच कर जाएगा पासबुक से, प्लस करना प्लस 400। सर मेरा बैंक में लोन चल रहा है और मैंने और चेक काट दिए लोगों को, तो लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन बढ़ जाएगा, है ना। मैं किसी को चेक काटूंगा तो बैंक से पैसे निकाल लेगा, ऑलरेडी निकाल रखे हैं बहुत सारे, ओवरड्राफ्ट चल रहा है और निकल जाएंगे पैसे, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। तो प्लस हो चुका होगा, अब माइनस कर देना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए, अब माइनस हो रहा है। तो करने के बहुत तरीके हैं। आप ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये तरीका है। आप ओवरड्राफ्ट पल्ले नहीं पड़ रहा, नॉर्मल कैश बुक के बैंक बैलेंस से सोचो, बस लास्ट में जाकर साइन चेंज कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। इस चैप्टर में कंफ्यूजन रहती है, उसको बहुत सीरियसली लेना इस चैप्टर को। प्लस माइनस कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस जगह हो रहा है। यहाँ लगे नहीं आई, कई बार क्लास में निकलने के बाद लग रहा है कि शायद नहीं समझ में आया था, तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखो, उसकी दोबारा देखो, पक्का करते चलना उस टॉपिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। अब क्वेश्चन क्लियर कट ऐसे नहीं बोल रहा ओवरड्राफ्ट है, या हमें पढ़ करके पता लगाना है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पक्की बात है ओवरड्राफ्ट है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया सर, तो मेरे बैंक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? बढ़ गया होगा। सर बैंक से मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए निकाल रखे हैं एक्स्ट्रा, 1 लाख का लोन ले रखा और बैंक ने 1000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज करा मेरे, तो लोन 1,01,000 का हो गया होगा, है ना भाई। इंटरेस्ट देखो, बैंक 1 लाख रुपए का लोन ले रखा मान लीजिए मैंने बैंक से,
और बैंक को 1000 रुपये से इंटरेस्ट लेना, तो मेरे घर पर नहीं आएगा 1000 रुपये लेने के लिए, मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा। तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए काट चुका है मेरे अकाउंट, 1000 और काट ले, 1 लाख 1000 का लोन हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज करा है, इससे मेरा पासबुक में लोन बढ़ गया होगा, तो कैश बुक में भी बढ़ा देना चाहिए। ये प्लस हो जाएगा सर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जैसे ही कैश बुक वाले ने चेक काटे तो कैश बुक में लोन बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? बढ़ गया होगा। भाई देखो मेरे बैंक में ऑलरेडी लोन चल रहा है 1 लाख रुपए का, मैंने किसी को 10,000 रुपए का और चेक काट दिया, लोन बढ़ जाएगा ना, कैश बुक में प्लस हो गया होगा। अब मैं कैश बुक हूँ, मुझे पासबुक बनना है, कैश बुक में प्लस हो चुका है, क्या करूँ? माइनस। बताइए कितना बैलेंस है? 7,650। ये ऑप्शन। आप लिख सकते हैं साथ साथ, जैसे बैंक चार्ज 150 रुपए, इसमें कैसे लिखोगे आप कि पासबुक में प्लस हो गया होगा इसलिए कैश बुक में प्लस कर रहे हैं। और ये जो 2500 वाला है, ये कैश बुक में प्लस हो गया होगा इसलिए कैश बुक से माइनस कर रहा है। पहले वाला है जो ओरिजिनली जहां हुआ है, और अगले वाला है जो हम बीआरएस में करने वाले हैं। टेस्ट के लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिसके स्कूल में टेस्ट होने वाले हैं, पता लग गया है, टेस्ट देना चालू कर दें अपना, चैप्टर वाइज टेस्ट दें। वैसे तो मोर देन 51 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मेरे पास रेगुलर एसएमएस आ रहे हैं 11 12 दोनों बैचेस से कि सर मेरा कल इस टाइम का टेस्ट मुझे असाइन कर दो, इन्हीं चैप्टर्स का तैयारी हो गई है। तो मैक्सिमम बच्चे टेस्ट दे भी रहे हैं, जो नहीं दे रहे उनके लिए कह रहा हूँ मैं स्पेशली कि जो आपका चैप्टर रेडी हो गया, स्कूल में टेस्ट नहीं भी हो रही, मैं कह रहा हूँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है मैं रिवाइज कर लिया, मैं टेस्ट देके कंफर्म करना है कि मुझे आ गया कि नहीं आ गया, तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर डाल दें कि इस डेट पर इस टाइम पर इस चैप्टर का टेस्ट मुझे अलॉट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत अलॉट कर दूँगा। हर दूसरे दिन एटलीस्ट एक हर चैप्टर का टेस्ट हो, अपने अकॉर्डिंग स्केड्यूल बनाओ कि मेरे स्कूल में सब 10 तारीख को टेस्ट है और इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मैं डेली एक टेस्ट दूंगा या एक छोटे एक दिन चैप्टर का टेस्ट दूंगा, तो मेरे हिसाब से मेरे सारे टेस्ट कवर हो जाएंगे स्कूल के टेस्ट से पहले। स्कूल के टेस्ट मतलब ये आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ मैं कि अपने स्कूल के हिसाब से टेस्ट दे दो आप, अदरवाइज तो बच्चा पिस जाता है स्कूल में, सर इस चैप्टर का टेस्ट है, आप इस चैप्टर का टेस्ट ले रहे हो, क्या पढ़ें कहाँ जाएँ, तो आपकी सहूलियत के लिए आपके स्कूल के हिसाब से टेस्ट दे दो आप, जिन चैप्टर्स का टेस्ट आ रहा है, ठीक है जी। और 7 बजे वाले बैच बहुत कम बच्चे ले रहे हैं, वो लोग रिवीजन होगा आपका। अकाउंट्स ऐसी सब्जेक्ट है जी बेसिक स्ट्रॉन्ग 11th क्लास में जितना कर लोगे तो वो हर सब्जेक्ट आपके आगे तक नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स है जो लास्ट तक आएगा आपका, और अकाउंट्स है जो लास्ट तक आएगा, उसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हर साल नहीं आएंगे आपके 12th क्लास के बाद। बाकी डिपेंड करता है कौन सा कोर्स करते हो आप। जनरली जैसे बच्चे मैक्सिमम बच्चे बीकॉम करते हैं, 90% प्लस बच्चे बीकॉम करते हैं, तो उस हिसाब से बताता हूँ जनरली मैं। मैथमेटिक्स के बाद सेकेंड ईयर में आएगा बीकॉम में, ना फर्स्ट ईयर ना थर्ड ईयर। बिजनेस स्टडीज सिर्फ फर्स्ट ईयर में आएगा, ना सेकेंड ईयर ना थर्ड ईयर। इंग्लिश सिर्फ सेकेंड ईयर में आएगा, ना फर्स्ट ईयर ना थर्ड ईयर। अकाउंट्स 3 साल में है, इकोनॉमिक्स 3 साल में। इकोनॉमिक्स फिर भी थ्योरी पेपर है, ये उसमें कोई ऐसा कुछ चक्कर नहीं है बेस वगैरह का। अगर आप सपोज नहीं भी मेहनत करी, हालांकि मेहनत बहुत अच्छी करनी चाहिए, फिर भी अगर मेहनत नहीं भी करी तो बेस का चक्कर नहीं है उसमें, तो बेस वीक रहेगा, समझ में नहीं आएगी, थ्योरी पेपर है। लेकिन अकाउंटेंसी जो है, जब चैप्टर ग्रेजुएशन में आएंगे तो ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, वो 11 12 का अगर बेस वीक रह गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी समझने में। इसलिए चैप्टर्स को रिवाइज करो बार बार। जिस चैप्टर में आपको लग रहा है थोड़ा भी मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। 7 से 8 वाला बैच है उसको करो, ये फैसिलिटी आपको मिल रही है, इसमें 6 घंटे दे रहा हूँ मैं हफ्ते में। 5 से 6 अलग बैच है, ऐसे अलग बैच, दोनों बैचेस के अंदर आप। ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा ये अच्छी चीज़ हो जाती है ऑनलाइन की वजह से, तो हैंड ऑन में आप लोगों से क्वेश्चनिंग कर लेता हूँ, बच्चे व्हाट्सएप पे आंसर देते हैं, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। अभी ऑफलाइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है ऑनलाइन वाले में। इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपको समझ में आएगी नहीं। तो जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, मैं समझा रहा होता तो 99% बच्चों को लगता है कि समझ में आ गया। जो चीज़ समझाता हूँ मैं उसको लगता है, हर बच्चे को लगता है कि समझ में आ गया, चाहे समझ में 0 आ जाए। ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हो आप, मतलब ये ह्यूमन मेंटालिटी के लगता है कि हाँ सर ने बोला, हाँ ये तो आसान सा लगा। लेकिन जब खुद क्रॉस चेक करते हैं, खुद क्वेश्चन करके देखते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं और गलत होता है, तब सही मतलब पता लगता है कि हम क्या समझ रहे थे और एक्चुअल में क्या रियलिटी। तो ये चेकिंग बहुत ज़रूरी है। चेकिंग की वजह से हम फिर वर्कआउट कर पाएंगे उसको, क्योंकि इसमें कितना काम करना।
तो रिकॉर्डिंग जरूर देखो। ये नियम ले लो कि कम से कम एक क्लास डेली रिकॉर्डिंग देखनी है, या किसी चैप्टर की देखो आप। जिस चैप्टर आपको वीक लग रहा है उस चैप्टर की देखो, जो चैप्टर आपका नहीं हुआ सपोज चैप्टर की देखो। एक रिकॉर्डिंग डेली देखनी है, और 7 बजे वाला बैच भी रेगुलर लेना है। अगर कोई और क्लास नहीं होती तो 5 से 6 बजे। जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे 11th में उतनी आसानी 12th में होगी, जितनी 12th में मेहनत करोगे उतनी आसानी ग्रेजुएशन में होगी। चलिए वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है सर 10,500। ये हमारा लोन चल रहा है 10,500 रुपीज का कैश बुक के हिसाब से। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट मेरे बैंक ने काटा है कि मुझे बैंक ने इंटरेस्ट दिया? बैंक ने इंटरेस्ट काटा, चार्ज किया। तो यहाँ पे सिर्फ बैंक इंटरेस्ट लिखा होता, क्या प्रिज्यूम करता कि बैंक इंटरेस्ट दिया है या बैंक इंटरेस्ट लिया? बैंक इंटरेस्ट लिया। वजह सर बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट। ध्यान रहे, जनरली आपको ये सिखाया गया था चैप्टर 6 में और जनरल एंट्री चैप्टर के अंदर कि इंटरेस्ट वगैरह लिखा हो तो उसमें प्रिजम्पशन पेड की होती है, ठीक। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अगर इंटरेस्ट लिखा हो तो रिसीव्ड की प्रिजम्पशन होती है, अगर बैंक बैलेंस है तो। क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है बैलेंस, तो हम इंटरेस्ट क्यों देंगे? हमें तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उस केस में इंटरेस्ट पेड की प्रिजम्पशन। सर मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट और क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो सर माइनस होगा लायबिलिटी से। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव मानो उसको, तब माइंड में लगाना वी कांट क्वेश्चन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने इंटरेस्ट लिया नहीं है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ये प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि सर ओवरड्राफ्ट है ऐसे कैसे बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, हम जाके लड़ेंगे वहां पर, हमारा तो ओवरड्राफ्ट चल रहा है। देखो होता क्या है, ओवरड्राफ्ट होते हुए भी बैंक से इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है? क्योंकि ओवरड्राफ्ट कोई परमानेंट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक मेरे बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हुए थे। 26 तारीख को मैंने 2,20,000 रुपए निकाल लिए, मतलब 26 तारीख को मेरा ओवरड्राफ्ट बन गया 20,000 रुपए का। तो मैं 30 तारीख को कैलकुलेशन करने बैठ रहा हूँ, मान लीजिए 30 तारीख को बैंक कैलकुलेशन करने बैठ रहा है, तो बैंक ये देखेगा भाई 25 दिन तक इसने 2 लाख रुपए रखे हैं और सिर्फ 20 दिन तक 20,000 रुपए ओवरड्राफ्ट हुआ, तो कैलकुलेट लगाएगा सारा का सारा इंटरेस्ट बैंक देगा हमको। समझ में आ रही है बात? इंटरेस्ट बैंक ही देगा ना हमको फिर, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए 25 दिन के लिए रखे और सिर्फ 20,000 रुपए निकाले 5 दिन के लिए, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। तो ओवरड्राफ्ट है तब भी देगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है और बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा, ठीक। कोई और सिचुएशन नहीं है। अगर क्वेश्चन क्लियरली ऐसा बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना। ये चैलेंज नहीं करना क्वेश्चन को कि ओवरड्राफ्ट है तो इंटरेस्ट मिल कैसे गया। चलिए, तो सर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है हमसे 3500 रुपए का, तो बताइए बैंक में मेरा लोन बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? लोन बढ़ गया होगा बैंक में। अब कैश बुक में क्या करूं? प्लस। जो कैश बुक वाला करेगा मैं भी वही करूंगा। और सर यहाँ क्रेडिट होता था माइनस होता। हाँ जी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। जैसे ही कैश बुक वाले ने चेक बैंक में जमा करा, पैसा बैंक में जमा करा, तो कैश बुक में लोन बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? कम हो गया। लोन कम हो जाएगा ना, तो मेरे बैंक में लोन चल रहा है और मैं पैसे जमा करूंगा तो लोन कम हो जाएगा। तो कैश बुक में से कम हो चुका है लोन, अब क्या करूं? प्लस कर दें। कैश बुक का रिवर्स करना होता, मतलब ये पासबुक में प्लस हो चुका है इसलिए कैश बुक में प्लस कर रहे हैं, ये कैश बुक में माइनस हो चुका है इसलिए कैश बुक में प्लस कर रहा हूं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। सर मेरा लोन चल रहा है ऑलरेडी और मैंने और चेक काट दिए लोगों को, तो लोन मेरा बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन बढ़ जाएगा। अब क्या करूं? कैश बुक का उल्टा करना होता। मैं कैश बुक वाला हूं, मुझे पासबुक बनना है, तो अपना रिवर्स करना है। ये कैश बुक में प्लस हो गया होगा इसलिए कैश बुक से माइनस करना है। बताओ जी कितना आंसर आया? ए ऑप्शन। नोटिंग चालू रखें, इस तरीके से नोट कर लो या फिर इसी में आप ऐड लेस कर लो, अमाउंट को अंडरलाइन करके ऐसे ऐसे लिख लो, जो आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ध्यान रहे।
नोटिंग मैक्स से मैक्स करें, नोटिंग इस हिसाब से करें कि आप मार्च में भी इसको रिवाइज करने बैठे तो आपको ध्यान रहे कि क्या था। हालांकि मार्च में चैप्टर नहीं आएगा, टर्म 1 के बाद नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है कि जो टर्म 1 का कोर्स है वो टर्म 2 में रिपीट नहीं होगा। सेवेंथ को लिख लीजिए सेम एज क्वेश्चन 3। 8 क्वेश्चन पर आ गए। सर बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश बुक के अंदर 8720, चेक डिपॉजिटेड ऑन 28th में बट नॉट क्रेडिटेड अंटिल 31st May 690, these were credited on 4th June 2014। एक हफ्ते का समय लग गया सर चेक को पास होने में। सर मेरे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, लोन चल रहा है मेरे ऊपर, और मैंने चेक बैंक में जमा करा। मेरा लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन कम हो जाएगा। कैश बुक में कम हो चुका है, क्या करूं? प्लस करूं। कैश बुक से माइनस हो चुका है, इसलिए कैश बुक में प्लस कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वोटिंग कर लें। इसके स्कूल में सब्जेक्टिव टेस्ट आ रहे हैं, वो सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे मेरे को, टाइम ले लेंगे 2 दिन पहले। इस भी चैप्टर का टेस्ट आ रहा हो स्कूल के अंदर, सब्जेक्टिव अगर टेस्ट आ रहा है आपके स्कूल में तो आप मुझे सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, वो यहाँ पर आकर के देंगे, ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऐप पर नहीं होगा। 9th क्वेश्चन पर आ गए जी। An amount of 2000 rupees debited twice in the passbook। तो रिकंसिलिएशन के टाइम हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सर। डेबिटेड इन द पासबुक, तो बैंक वाले ने, अच्छा क्वेश्चन में लोन चल रहा है, ध्यान रखना। मेरे बैंक में लोन चल रहा है और बैंक वाले ने 5000 रुपए 2 बार डेबिट कर लिए, तो लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन बढ़ जाएगा। तो पासबुक में बढ़ गया, अब मैं कैश बुक में क्या करूं? प्लस कर लूं, क्योंकि मैं कैश बुक वाला, मुझे पासबुक बनना है, तो जैसा ही करेगा मुझे वैसा ही करना है। अच्छा जी, अमाउंट 5000 आएगा कि 10000 आएगा? An amount of 5000 debited twice in the passbook when to prepare BRS when overdraft as per cash book is the starting point। तो जो भूल हुई है वो बैंक में हुई है जी, 2 बार हो गया गलती से। अब देखिए 2 केस हो सकते हैं। पहली बात है जी कि बैंक वाले ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कैश बुक वाले को, तो दोनों ही जो डेबिट करें वो गलत है, दोनों को ही रिवर्स किया जाएगा। एक प्रेजम्पशन क्या बनती है सर कि सर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, वो जो सही ट्रांजैक्शन है कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है एक बार, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी है एक बार, बस गलती से पासबुक वाले ने फिर से रिकॉर्ड कर लिया उसको। मतलब पासबुक वाले की गलती ये नहीं है कि उसने 5000 लिखा, उसकी गलती है कि उसने सेकंड टाइम क्यों लिखा, गलती यही है ना। तो जो सिर्फ सेकंड टाइम वाली है वही तो गलती है 5000 वाली, तो रिवर्स भी 5000 ही करेंगे। फिर समझते हैं। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने इनको गलती से 5000 रुपए 2 बार दे दिए, मैं आपको इतना बोलता हूं बस, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर को, इस पर्सन को 5000 देने ही थे एक बार, तो गलती ये हुई कि सेकंड टाइम क्यों दी। समझ में आ रही है बात? मैं कह रहा हूं 5000 मैंने इसको 2 बार दे दिए गलती से, तो ये तो नहीं कि 2 बार गलती हुई है, गलती तो एक ही हुई है, सेकंड टाइम दे दिया। समझ में आ रही है बात? तो मिस्टेक 5000 के 10000 की।
मिस्टेक जो है वो 5,000 की है, 10,000 की नहीं। बैंक में लोन बढ़ गया है 5,000 से, अब कैश बुक में 5,000 प्लस कर दूंगा तो आंसर सही है, प्लस का 5,000 सही। और सर जो वो पहले माइनस हुआ तो उसे भी तो नहीं तो वी हैव टू प्रेज्यूम ना कि दोनों जगह हुआ होगा, वो तो गलती सेकंड टाइम वाली है भाई। जैसे मान लीजिए मैंने कैश जमा करा बैंक में, तो कैश बुक में भी लिख लिया, पासबुक में भी लिख लिया, कोई मिस्टेक ही नहीं है। तो पासबुक वाले ने 2 बार लिख लिया, तो दूसरी वाली मिस्टेक। टेंथ पर आ गए जी। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है सर 20500 सर, कैश बुक में लोन चल रहा। वन ऑफ द कस्टमर मिस्टर एक्स residing in Mumbai directly remitted मतलब सेंड करना, भिजवाना 50,000 rupees into Mr. X account about which Mr. X was not aware। सर मेरे बैंक में लोन चल रहा है और मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो मेरे बैंक में जो लोन है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन कम हो जाएगा, पैसे जमा करने से लोन कम हो जाता है। अब बैंक में कम हो गया, मैं कैश बुक वाला हूँ, मुझे पासबुक बनना है, क्या करूँ? कम कर ले, माइनस कर ले, माइनस कर दीजिए इसको, माइनस 50,000 कैश पासबुक में माइनस हो चुका है, इसलिए कैश बुक में माइनस कर। आगे, वन ऑफ द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 25,000 रुपीज was returned unpaid and the advice in this regard is yet to be received by Mr. X। कस्टमर से चेक लिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया और चेक बाउंस हो गया, चेक वापस आ गया, लेकिन वापस आया है ये बात पता नहीं ओनर को, भी वापस आके रखा ही हुआ है, मेल बॉक्स में रखा हुआ। सर मेरे बैंक में लोन चल रहा है और मैंने कस्टमर का चेक बैंक में जमा कर दिया अपने, तो मेरा लोन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। सर चेक तो बाउंस हो गया ना। सर कुछ भी नहीं होगा। एक मिनट दोबारा सुनो, मेरे कैश बुक के हिसाब से मेरा लोन चल रहा, कस्टमर से चेक मिला, मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो कैश बुक में लोन कम कर लिया कि बढ़ा लिया? सर कुछ भी नहीं इंक्रीज होगा। कर लिया। कम कर लिया, लोन कम कर लिया, क्योंकि जिस दिन मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करता हूं मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर लेता हूं कैश बुक में, क्लियरेंस का वेट नहीं करता। तो जिस दिन चेक बैंक में डिपॉजिट करा मैंने उसी दिन अपने कैश बुक में लोन कम कर लिया, कैश बुक में से माइनस हो चुका लोन, अब क्या करूं? प्लस, कैश बुक का उल्टा कर, प्लस कर लिया, कैश बुक से माइनस हो चुका है इसलिए कैश बुक में प्लस कर। बताओ जी कितना आंसर आ रहा है? 10,000। अब ये बैंक का पॉजिटिव बैलेंस आ गया, देखो 4500 ऑप्शन ए में भी है, 50 ऑप्शन बी में भी है। माइनस की फिगर बड़ी है, प्लस की फिगर छोटी है, कौन सा माइनस में आ रहा है? स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ओवरड्राफ्ट माइनस में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। बैंक का पॉजिटिव बैलेंस तो डेबिट बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। कंफ्यूजन है कोई इसमें? सर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है 2,000 रुपए का। इट वाज फाउंड दैट 100, 150, 175 ये जो 3 चेक हैं ये इशू करे बट प्रेजेंट नहीं हुए। तो मेरे बैंक में लोन चल रहा है और मैंने चेक काट दी, बढ़ जाएगा। लोन बढ़ जाएगा। कैश बुक में लोन बढ़ गया होगा, अब क्या करूं? माइनस। टोटल कितना हुआ? 3 होगा। 415। सही। A check of 600 deposited but not have cleared। तो मेरे बैंक में लोन चल रहा है, मैंने अपने अकाउंट में चेक जमा कर दिया, लोन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? लोन कम हो जाएगा, मतलब कैश बुक से माइनस हो गया होगा। अब क्या करूं? बी ऑप्शन। क्लियर हो गई जी बात? पढ़ सकते हैं आगे। 12th क्वेश्चन, ऑन 31st March 2014 द बैलेंस ऑफ कैश बुक 7074 क्रेडिट। तो ये पॉजिटिव बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट।
एंड बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 3159 डेबिट। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस तो ओवरड्राफ्ट है कि पॉजिटिव बैलेंस? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। उसमें दोनों का बैलेंस दे रखा है, मतलब हमें क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है। ऑन स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी होती है जी डिटेल्ड चेकिंग। इनकम टैक्स से जब नोटिस आता है तो ये लिखा होता है कि आपका केस स्क्रूटनी में आ गया, मतलब सारी जांच पड़ताल की जाएगी या आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। जब नोटबंदी हुई थी तो काफी अकाउंट में पैसा जमा कराया गया था, उस टाइम बहुत ज्यादा केस स्क्रूटनी में आए थे, बहुत ज्यादा। उसमें हिसाब मांगते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, कहाँ से पैसे आए, उसका हिसाब देना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि वहां से पैसे आए। जेन्युइन नहीं लगता तो फिर और पूछताछ होगी, जेन्युइन लग रहा है तो जाने देंगे, नहीं जेन्युइन लगा तो फिर पेनल्टी लगाएंगे। स्क्रूटनी मतलब डिटेल्ड चेकिंग। तो अपनी कैश बुक और पासबुक पे डिटेल्ड चेकिंग कर रहे हैं, उससे हमें पता लगा जो डिफरेंस है वाज ड्यू टू चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। द बैंक बैलेंस एज ऑन 31st March टू बी शोन इन बैलेंस शीट। देखो जी क्या क्वेश्चन आया है। March 2021, इस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और बैलेंस शीट में एक एसेट लिखनी होती है हमें बैंक। तो बैंक में कौन सा बैलेंस लिखें? कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 50,000 और पासबुक का बैलेंस आ रहा है 55,000। समझे ध्यान से, कॉन्सेप्ट एक नया चीज सीख रहे हैं यहाँ पर। जैसा साल खत्म होता है, जिससे कि हमारे स्कूल में हमारी रिपोर्ट कार्ड बनती है, ऐसे ही कंपनी की या पार्टनरशिप हम या प्रोप्राइटरशिप हम जहाँ भी हम अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं उसकी भी एक रिपोर्ट कार्ड बनती है। रिपोर्ट कार्ड में बैलेंस शीट बनाई जाएगी, इसमें सारे अकाउंट के साल के एंड के बैलेंस लिखे जाएंगे। 31 मार्च को किस किस अकाउंट का कितना बैलेंस, उसमें से एक बैंक भी होगा कि बैंक का बैलेंस कितना। अब बैंक का बैलेंस और कैश बुक और पासबुक का मैच नहीं करता। कैश बुक के हिसाब से अलग बैंक बैलेंस आता है और पासबुक के हिसाब से अलग बैंक बैलेंस आता है। तो हमें बैलेंस शीट में कौन सा बैंक बैलेंस लिखना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ये भी पता। समझते हैं, देखते हैं। सर 3 वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा। पहला वजह है टाइमिंग डिफरेंस, मतलब गलती किसी की भी नहीं है, कुछ टाइम गैप आ जाता है चेक के क्लियरेंस में, इस वजह से दोनों में फर्क आ रहा है। जैसे मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब तक क्लियर नहीं हुआ, तो गलती किसी की भी नहीं, फिर भी बैलेंस मैच नहीं कर रहा। या फिर मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, वो बैंक में लेकर ही नहीं गया चेक अभी तक, तो उसमें भी गलती किसी की नहीं है, बस कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। दूसरा, कैश बुक में एरर, कैश बुक में कोई लिखने में गलती हो गई, टोटलिंग में गलती हो गई, या पासबुक में कोई ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश बुक में लिखना भूल गए, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक चार्जेस लगे, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया बैंक में, वगैरह वगैरह, ये कैश बुक में नहीं लिखा हुआ है अभी तक, कैश बुक की गलती है। तीसरा, पासबुक वाले से गलती, बैंक वाले ने गलती से 2 बार लिख दिया, गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बैंक वालों की गलती। तो हमें क्या करना चाहिए सर, बैलेंस शीट में कौन सा लिखना चाहिए? तो सुनिए, कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें प्लस माइनस कर दो, मतलब ठीक कर दो कैश बुक वाले एरर, बस। मतलब अभी तो हम पीआरएस सीख रहे थे, उसमें हम कोई एरर ठीक करना नहीं सीख रहे थे, हम सिर्फ एक पेज पर सारे के सारे डिफरेंसेस लिख करके देते थे, ठीक नहीं करते थे। मैं क्या कह रहा हूँ कि बैलेंस शीट में कौन सा बैंक बैलेंस लिखा जाता है, जो कैश बुक में बैलेंस आ रहा हो उसमें सारी गलतियां ठीक कर दी जाए जो कैश बुक में हुई, उसके बाद जो बैलेंस आए वो बैलेंस शीट के अंदर आता है। टाइमिंग डिफरेंस उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। चेक डिपॉजिट करा 2-4 दिन बाद क्लियर हो जाएगा अपने आप, उसको रिवर्स क्यों करूं? पासबुक में गलती, ये बैंक वालों से ठीक करवाएंगे हम, प्रोप्राइटर जाकर के बैंक वालों से ठीक करवाएगा, हम अपनी बुक्स में क्यों ठीक करें? अपनी गलतियां तो ठीक करेंगे अपनी बुक्स में।
तो कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा है उसमें हम कैश बुक वाली गलतियां ठीक करते हैं, उसके बाद जो बचे उसको लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। गलतियां ठीक कैसे करते हैं वो भी टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, पढ़ेंगे इस टॉपिक में, चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगी। अब इस क्वेश्चन पर आता हूं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस मैच नहीं कर रहा ना, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, ये टाइमिंग डिफरेंस। मतलब हमारी कंपनी के अंदर कैश बुक में कोई एरर नहीं है, हमारी बैंक से कोई गलती नहीं हुई, कैश बुक का पासबुक का अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, टाइमिंग डिफरेंस। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो फिर मुझे बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस लिखना चाहिए? कैश बुक वाला, क्योंकि एरर तो जीरो हो गए। समझ आ रही है बात? तो हम कैश बुक वाला बैलेंस लिखेंगे, ना कि बैंक वाला। ध्यान रहेगा? तो जी बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस लिखेंगे जी हम? जो कैश बुक बता रहा है 7074 ओवरड्राफ्ट, सी ऑप्शन। ध्यान रहेगा जी? थर्टीन का आंसर दीजिए। 13 क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे कैश बुक का बैंक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 79, ओवरड्राफ्ट है। बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ओवरड्राफ्ट है। अब डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या लिखी है, क्या लिखा हुआ आगे? आफ्टर अ पेमेंट मेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं जी? बैंक में हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि हर महीने भैया रेंट का पैसा मेरे अकाउंट से पैसा काट करके लैंडलॉर्ड में जमा करा देना, हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा काट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना, हर महीने अकाउंट से पैसा काट करके टेलीफोन का बिल भर देना, वाटर बिल भर देना, हर महीने अकाउंट एनुअली अकाउंट से पैसा काट करके इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देना। इस तरीके से हमने पहले ही बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि रेगुलरली मेरा बैंक मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा काट करके मेरे खर्चों की पेमेंट कर दे, मुझे याद ना रखना पड़े, मुझे हिसाब ना रखना पड़े, मेरी मेहनत बच जाए। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो बैंक ने पेमेंट कर दी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, बैंक से पैसा कट चुका है। बैंक में अगर लोन चल रहा है, उसमें तो लोन चल रहा है ना, तो बैंक में लोन बढ़ चुका है इस वजह से। ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक, ये अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये 1 2 3 में से कौन सा नंबर है? सेकंड वाला नंबर है, सेकंड वाला। भाई देखो टाइमिंग डिफरेंस तो नहीं है, ये तो चक्कर नहीं कि चेक बैक है, पास होने में टाइम लगेगा ना, पासबुक वाले की कोई गलती है, ये कैश बुक वाले की गलती है। तो उसे रेगुलर अपडेट लेना चाहिए बैंक जा करके कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बैंक में होगी, तो तुरंत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ये कैश बुक वाले की ड्यूटी है। तो कैश बुक का एरर हुआ, अब कैश बुक वाले में मैं ये मिस्टेक ठीक करूंगा तो पासबुक के बराबर ही पहुंच जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कौन सा आएगा बैंक बैलेंस? पासबुक वाला। ये समझ पा रहे हो? फिर सुनिए कि सर कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है हम उसमें एरर ठीक करते हैं और उसके बाद जो बैलेंस बचे वो बैलेंस शीट में लिखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि बैंक वालों ने एक ट्रांजैक्शन कर रखी है जो कैश बुक वाले ने नहीं की। तो गलती है ना कैश बुक वाले की। अब कैश बुक में इस गलती को ठीक करेंगे तो दोनों का बैलेंस मैच कर जाएगा। तो दोनों का बैलेंस जो मैच कर जाएगा वो वाला आंसर बैलेंस शीट में आएगा। तो बैलेंस पासबुक में कितना बैलेंस है सर? 10,300, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा। 14 पर आ गए जी हम। कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है सर 15,000 रुपए का, 15,000 का। और पासबुक का सेम डेट में क्या बताता है कि चेक है 1,000 का, एक 500 का, एक 1250 का, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉरवर्ड। तो चेक इशूड वाले हैं ये, चेक इशू करा है मैंने, तो कैश बुक में लोन बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? वो बढ़ गया होगा। क्या करूं? माइनस। कितना हुआ टोटल इनका? 2,750। चेक ऑफ 4,000 पेड इनटू द बैंक हैड नॉट बीन क्लियर्ड। चेक सर मेरा लोन चल रहा है बैंक में, मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन कम हो जाएगा। क्या करूं? प्लस कर देंगे आप।
बैंक हैज बीन गिविंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम 1500 डायरेक्टली टू द इंश्योरेंस कंपनी। बैंक में लोन चल रहा है सर मेरा, और बैंक से एक और पेमेंट हो गई, तो बैंक में लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक में बढ़ गया तो मैं क्या करूं? प्लस। मैं कैश बुक वाला हूं, मुझे पासबुक जैसा बनना है, तो जो बैंक में हुआ है वही मुझे करना है ना। पासबुक में प्लस हो गया, मैं भी प्लस कर लूंगा। बैंक ने कलेक्ट करा डिविडेंड, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, सीधा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। मेरे बैंक में लोन चल रहा था, मेरे अकाउंट में 250 रुपए आ गए, तो लोन कम हो जाएगा बैंक में। बैंक में माइनस हो गया तो मैं क्या करूं? माइनस। पासबुक से माइनस हो गया, इसलिए कैश बुक से भी माइनस कर। कितना आंसर आया जी? कितना? 17,500। ये ऑप्शन नोटिंग चालू रखें। लास्ट क्वेश्चन सर, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है 2000 रुपीज का, चेक 100, 150 और 175 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर लिया बट क्लियर नहीं हुआ। सर लोन चल रहा है बैंक में, मैंने चेक इशू कर दिया, तो कैश बुक लोन बढ़ गया होगा कम हो गया होगा? बढ़ गया होगा। क्या करूं? टोटल कितना हुआ इनका? 425। सर लोन चल रहा है, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया 600 रुपए का, लोन कम हो गया होगा बढ़ गया होगा? लोन कम हो गया होगा। लोन चल रहा है बैंक के अंदर, तो मैंने चेक जमा कर दिया बैंक में, लोन कम हो जाएगा ना उससे। अब क्या करूं? प्लस। कितना आंसर आया जी? सर ये 11 की तरह नहीं हो गया थोड़ा? हाँ जी बिल्कुल सेम हो गया। तो रिजल्ट भी सेम है मेरे ख्याल में। यस सर। तो अभी रिवाइज करके आए जी अच्छे से घर पर।